सामने बेटा बेटा आज जो है पॉलीमराइजेशन करने जा रहे हैं और पोरेबल्स केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये प्रोसेस है एक, और इसमें हम आपको कुछ बता दें पहले। देखिए, पोली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। मोनो का मतलब होता है वन, डाई का मतलब जैसे होता है टू, ट्राई का मतलब जैसे होता है तीन। इस तरीके से पोली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। मोनो का मतलब वन एंड पोली का मतलब मैनी। मर का मतलब होता है यूनिट। देखिए, अगर कहता है कि मोनोमर, इसका मतलब हो गया वन यूनिट। कोई कहे पॉलीमर, इसका मतलब मैनी यूनिट्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है ये मिलके एक बहुत बड़ी चेन बना लेते हैं, इसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। अ प्रोसेस इन विच मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं, यूनाइट टू फॉर्म अ बिग मॉलिक्यूल, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। तो अगर इंडिविजुअल है छोटे छोटे, इसको हम कहते हैं मोनोमर। अगर एक बहुत बड़ा मिल जाता है, बन जाता है इनके मिलने से, तो उसे हम कहते हैं पॉलीमर। हाँ, हमारे पास दो टाइप्स है पॉलीमराइजेशन की। जो प्रोसेस होता है ना, इसमें दो टाइप्स है हमारे पास। एक एडिशन पॉलीमर्स होते हैं, एक कंडेंसेशन होते हैं। एक एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, कंडेंसेशन होती है। एडिशन को हम पहले देखते हैं, उसके बाद फिर कंडेंसेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में और कंडेंसेशन में दोनों में फर्क लिखे हुए, जो हम आपको बाद में बताएंगे जब कंडेंसेशन पढ़ाएंगे। अभी भी आपको बता रहे हैं, यहाँ पर जो मोनोमर्स होते हैं ना, जिनसे मिलके बनता है, उनका अनसैचुरेटेड होना जरूरी है। मतलब उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना जरूरी है। और एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन का मतलब होता है कि आपके पास 9 + 4 = 13, जैसे मैथ्स में इसको एडिशन कहते हैं। तो हमारे पास केमिस्ट्री में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास बन जाए कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। भाई क्या पहचान है? अगर आपके पास रिएक्टेंट ज्यादा हो और प्रोडक्ट एक हो, तो उसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें ऐसा ही हो रहा होता है। अब इस बात को पूरा जो लिखा हुआ है, इसको हम जरा पहले थोड़ा सा समझा दें, उसके बाद हम ये बात करते हैं, ठीक है। होता ये है कि कहते हैं कि अगर आपके पास ये एक मॉलिक्यूल था, अनसैचुरेटेड था, डबल बॉन्ड, ठीक है जी, ये ऐसा एक मॉलिक्यूल है। अब जब ये पॉलीमराइज कर जाएगा ना, मतलब आपके पास अगर 100 है, तो ये पॉलीमराइज होकर कैसा बन जाएगा, इसको हम दिखाते हैं आपको। पहले दिखाते हैं आपको ये कि अगर मेरे पास 100 जो है चेन की छोटी छोटी कड़ियां हैं, ठीक है, ये इस तरीके से टोटल कितनी है 100। तो इस वक्त तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स है, इनको हम क्या बोल देते हैं? मोनोमर। जब ये पूरी चेन बन जाएगी, इस पूरी चेन को 100 मॉलिक्यूल में 1000 मॉलिक्यूल को एक पूरी चेन बना के दिखाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे शो करते हैं कि मैंने ऐसी चेन बनाई, इसके साथ मैंने शो किया कि ये आगे से कनेक्टेड है, उसके साथ मैंने ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि टोटल कितनी है 100 है। इसका मतलब हो गया कि मैंने इस चेन का जो मैंने था असल में पॉलीमर बना के दिखा दिया आपको। बस ये प्रेजेंटेशन का स्टाइल है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको 1 यूनिट दिखा दिया इसका, और टोटल यूनिट कितने हैं आपके पास लिखे हुए, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं कि एक चेन और फिर दूसरी कड़ी भी लगा दी मैंने यहाँ पर, और इसके साथ 100 लगा दूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने आपको 2 यूनिट दिखा दिए हैं किसके? पॉलीमर के, और टोटल कितने हैं? 100 है। तो ये प्रेजेंटेशन का स्टाइल है। इस तरीके से आपके पास जब ये जुड़ जाते हैं, तो इसको हम ऐसे शो करते हैं कि मेरे पास ये मैंने शेप शो कर दिया कि ऐसा हो जाएगा आफ्टर पॉलीमराइजेशन, और मैं इसके साथ नीचे लिख दूंगा इधर 100, ये पॉलीमर बन गया। अब ये बात आपको समझ नहीं आई, अब समझाते हैं। देखिए, मैंने जो ब्लू कलर का लिया था, मैंने एक लिखा, ये एक मेरे पास मोनोमर है। इस तरीके से मैंने फिर आगे लिखा, एक मेरे पास ये मोनोमर है। इस तरीके की करोड़ों अरबों मोनोमर्स में आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं एक के सामने, ठीक है। इस वक्त तो जुड़े नहीं हुए। होता क्या है? होता ये है कि इसका ये डबल बॉन्ड जो था, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर आएगा, ये बॉन्ड बनेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 5। और से देखें, अगर ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, इधर आ जाता है, तो इस वक्त इसकी वैलेंसी कार्बन की 5 हो जाएगी। इसलिए इसके यहाँ पर मूव करने से पहले पहले इसको अपना बॉन्ड यहाँ से आगे मूव करना पड़ेगा। तो होता क्या है बेसिकली, ये जो है बॉन्ड आपके पास, ये रेड वाला बॉन्ड जो है यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ब्लू वाला बॉन्ड यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ जाएगा, और सिमिलरली ग्रीन वाला जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ पर आ जाएगा। होगा क्या, आपका जो रेड वाला मॉलिक्यूल था ये कुछ इतना खूबसूरत हो जाएगा कि इसके ये इंटरकनेक्ट हो गया यहाँ पर। इस तरीके से ये जो ब्लू वाला था, इसने आगे उस बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया, और फिर जो ग्रीन वाला था उसने भी अपना बॉन्ड जो है आगे शिफ्ट कर दिया। अब आप ये समझे कि सर्कुलर फॉर्म में
जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक इसके पीछे भी आ जाएगा, सही है, इसके पीछे भी कोई आ जाएगा। इस तरीके से कार्बन की वजह से वही 4 की 4 पूरी हो गई। हम इसको ये आगे चलता जाएगा, बस उसका हमने कुछ पार्ट आपको शो कर दिया। हम यहाँ पर अगर मेरे पास 1000 थे तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 1000 है, और मैंने 3 शो किए इसमें से। अब अगर गौर से देखें तो आपको अब बात समझ आएगी कि जो ब्लू वाला था पहले कैसा था, ऐसा था, और फिर आफ्टर पॉलीमराइजेशन क्या हो गया, आपका ये डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। एक इसके पीछे आगे लग गया, इसके आगे आगे लग गया, और मैंने ये बना के दिखा दिया, तो ये मेरे पास लग गया पूरा। तो ये इस तरीके से हम इसको शो कर रहे थे। अभी ये बात आपको समझ आ रही होगी कि इस तरीके से एडिशन पॉलीमराइजेशन में ये काम होता है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में होता क्या है, अब आते हैं पीछे। तो आपके पास नंबर 1 तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऐड होते जाएंगे, ठीक है। नंबर 2, अनसैचुरेटेड होना चाहिए मोनोमर्स को। अगर ये डबल बॉन्ड ना होता तो आप इसमें जुड़ते कैसे, यही डबल बॉन्ड यहाँ से जब शिफ्ट होकर यहाँ पर आया तो आप इसमें करेक्ट हो गए। अगर ये ना होता तो फिर ये काम नहीं हो सकता। तो एडिशन के लिए नंबर 1 कंडीशन क्या है कि मोनोमर जो है आपका उसमें अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। नॉर्मली जो मोनोमर होते हैं, नॉर्मली लिखा हुआ है, सेम टाइप के होते हैं। ये बात भी अभी आपको समझ आ जाएगी क्यों। एंड पॉलीमर जो है ओनली प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि आपके पास एडिशन में प्रोडक्ट बनती है तो पॉलीमर कंडेंसेशन की बात बाद में करेंगे। अब इस बात को समझाने के लिए हम जो है थोड़ा सा काम करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक पेज और लगा रखते हैं। देखिए, अगर मेरे पास, मैंने लिख दिया यहाँ पर कि ये था मेरे पास एक मॉलिक्यूल जिसका नाम जो है, अब आप लोग बताएंगे मुझे, इसका नाम है मेरे पास ईथ, 2 कार्बन था, और एन। फिर जब ये जुड़ जाएंगे तो पॉलीमर जब बन जाएगा तो उस वक्त इसका नाम हो तो जाना चाहिए क्या, एन। यहाँ पर मैंने लिख दिया एन मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पर भी लिख दूंगा एन। ये था मेरे पास मोनोमर और वो बन गया पॉलीमर। तो पॉलीमर का नाम कैसे लिखा जाएगा, इथीन तो लिखा ही जाएगा, बस नाम के शुरू में एक वर्ड आ जाएगा, क्या चीज, पॉली, उसका नाम बन जाएगा पॉलीथीन। अब ये आपको भी मुझे भी इस बात पे गुस्सा तो आ रहा है कि इन यहाँ तो सूट करता है, इन यहाँ पर तो सूट नहीं करता। बेटा आप इसको ऐसे समझ लें कि ये जो है, मैं यहाँ पे अगर लिखूं कि ये है इकबाल भाई, ठीक है, और ये जो बना है आपके पास ये है जफर इकबाल। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि आपको पॉलीमर के नाम से पता चल जाएगा असल में मोनोमर कौन है। और अगर ये सेम टाइप के होते हैं इसीलिए तो इनके नाम के आखिर में सिर्फ शुरू में सिर्फ पोली लगाना होता। तो हमने ये बात भी बोली यहाँ पर कि मोनोमर जो है नॉर्मली सेम टाइप के होंगे, तभी बस मोनोमर के नाम के शुरू में आपने अगर इथीन था तो पॉलीथीन कर देंगे, प्रोपीन था तो पॉलीप्रोपीन कर देंगे, ठीक है, ब्यूटीन था तो पॉलीब्यूटीन कर देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा और देखते हैं। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इसको हम कहते हैं 1 यूनिट प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1 यूनिट। वो कहते नहीं मुझे 1 यूनिट नहीं चाहिए, मुझे 2 यूनिट चाहिए। हमने कहा अच्छा, हम उसको 2 यूनिट बना के दिखाएंगे। तो 2 यूनिट में क्या करना होगा आपको, आपको इस मॉलिक्यूल को रिपीट करना होगा यहाँ से, मतलब 4 कार्बन लेने पड़ेंगे। तो इसका मतलब आप अब याद रखिएगा कि अगर आपके पास 2 कार्बन आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसका मतलब हो जाएगा एडिशन पॉलीमर है, कार्बन कार्बन चेन चल रही होगी। अगर आपके पास इस लाइन में 2 कार्बन आते हैं इसका मतलब है कि वो 1 यूनिट है। अगर आपके पास 4 कार्बन आते हैं इसका मतलब कि 2 यूनिट है। कैसे 2 यूनिट है, आप दो दो कार्बन पे कट लगा के देखें क्या सेम चीज रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही। इसे हम कहते हैं 2 यूनिट प्रेजेंटेशन। है ये भी पॉलीथीन, ये भी पॉलीइथीन ही है, ठीक। अगला काम, अगला काम ये है कि आपके सामने कोई भी मोनोमर बना के दे दे तो आपको पॉलीमर बनाना आना चाहिए, और पॉलीमर बना के दे दे तो मोनोमर बनाना आना चाहिए। तो आपको अगर मैं ऐसे बना के दे दूं कि ये ऐसा मॉलिक्यूल था जिसमें यहाँ पर OH है, यहाँ पर F है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर H है, और वो आपसे कहता है कि आप जो है इसके 2 यूनिट बना के दिखा दो। एक क्वेश्चन तो ये हो गया पॉलीमर, ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको वो कहता है कि मैं बना के दे रहा हूँ आपको, और आप जो है मुझे इसका मोनोमर बना के दिखा दे। तो मैंने यहाँ पर लगा दिए लेट्स से 6 कार्बन लगा दिए, और 6 कार्बन के बाद यहाँ पे मैंने लगा दी ब्रैकेट, और फिर जो है यहाँ पर जो चीजें लगी होंगी वो मैं लगाने जा रहा हूँ। तो इधर मैंने लिख दिया लेट्स से CH3 और फिर ये H, फिर मैंने लिख दिया CH3 और फिर ये H, और
फिर CH3 एंड H। सिमिलरली यहाँ पर H है एंड F एंड H एंड F एंड H एंड F कर दिया, ठीक है जी। अब आपको दोनों काम करने हैं, ऊपर वाले का भी आंसर करना है, नीचे वाले का भी आंसर करना है। ऊपर वाले का आंसर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? आपको पहला काम तो ये करना है कि आप 4 कार्बन जो है एक लाइन में लिख दें सुकून से और ब्रैकेट लगा दें और N लिख दें साथ। फिर क्या करना है आपको, जो चीज ऊपर है वो ऊपर लिखते हैं और जो चीज नीचे है वो नीचे लिखते हैं। तो पहले आपके पास यहाँ पर OH है, फिर F आएगा, फिर दोबारा वही चीज रिपीट हो गई। सिमिलरली नीचे आपके पास आ जाएगा CH3 एंड H एंड CH3 एंड H। नॉर्मली तो आपको एक यूनिट ही बनाना होता है, लेकिन वो क्वेश्चन कर देता है अगर 2 यूनिट तो फिर आपको 2 यूनिट समझा रहे हैं। इस तरीके से अब इसका मुझे मोनोमर बनाना है, तो इसके लिए जो है हमने यहाँ पे आगे मोनोमर बनाने के लिए क्या करना है, मुझे इस लंबी चेन में जो उसने लंबी चेन बना के दी है कार्बन कार्बन की, मुझे 2-2 कार्बन में चेक करना है। आप देख रहे हैं, आप देखें इसको, क्या एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही? बस फिर आपने पहचान लिया कि 3 यूनिट बने हुए, आपको तो सिर्फ एक जो है मोनोमर बना के दिखाना है। तो आप जो है इसकी बेस के ऊपर बना देंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगाएंगे और फिर इधर कर देंगे CH3, इधर कर देंगे H, इधर कर देंगे H, इधर कर देंगे F। आपके पास बन गया इसका मोनोमर। तो मोनोमर से पॉलीमर और पॉलीमर से मोनोमर बनाना नंबर 1। इसके बाद आपके पास एडिशन पॉलीमर्स के लिए हमने एक डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन क्या बन रही है, देखिए नॉर्मल पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत सारे मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म अ बिग मॉलिक्यूल। तो छोटे मॉलिक्यूल को मोनोमर कहते हैं और बड़े को पॉलीमर कहते हैं। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, अ प्रोसेस इन व्हिच मेनी मोनोमर्स यूनाइट टू फॉर्म अ पॉलीमर, ये इसकी डेफिनेशन होगी। जब हम एडिशन में आते हैं तो एडिशन में हमारे पास ये कुछ कंडीशंस हैं, तो इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज कर दी है कि एक ऐसा प्रोसेस, अ प्रोसेस इन व्हिच मेनी अनसैचुरेटेड मोनोमर्स यूनाइट टू फॉर्म अ बिग मॉलिक्यूल एज एन ओनली प्रोडक्ट। ठीक है, और तो कुछ बनेगा नहीं इसमें, ठीक है। तो ये काम हो रहा होता है। अब जो है अगर हम यहाँ पे देखें गौर से, तो देखिए आपके सामने पॉलीमराइजेशन में कैसे कर रहा है। मोनोमर था, डबल बॉन्ड हटाए, साइड पे 2 डंडियां लगाए, ब्रैकेट लगाए, खत्म। इस तरीके से आपके पास पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे इथीन था, उसका नाम क्या बन गया, पॉलीइथीन। फिर आपके पास दूसरा वाला जो था उसका नाम था क्लोरोइथीन, उसका नाम क्या बन गया, पॉलीक्लोरोइथीन। इस तरीके से आपके पास ये दोनों में देखें कोई फर्क नहीं है, ऊपर वाली जो एग्जाम्पल दी थी उसमें कोई फर्क नहीं है। अब आपके पास जो आपको 4 एग्जाम्पल आपको आनी चाहिए वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर समझ आ जाए तो, जो आपके पास सिलेबस में है। एक का नाम है हमारे पास पॉली इथीन। ये कैसा मॉलिक्यूल होगा, ये ऐसा मॉलिक्यूल होगा कि इसमें इथीन ही है, तो इधर भी H होगा, इधर भी H होगा, इधर भी H और इधर भी H, हमारे पास ये बन गया इथीन। इसका पॉलीमर ये हमें आना चाहिए। दूसरा क्या आना चाहिए हमें, दूसरी जो हमारे पास एग्जांपल है उसका नाम है पॉली प्रोपीन। ये कैसा प्यारा होगा, इसमें आपके पास यहाँ पर 3 कार्बन करने हैं आपको, 2 कार्बन तो इसमें है, एक मैंने इधर कार्बन लगा दिया और ये मेरे पास बन गया 3 कार्बन है, तो इसलिए प्रोपीन बन गया। जब ये हो गया प्रोपीन तो इसका पॉलीमर बन जाएगा मेरे पास पॉलीप्रोपीन। इसी तरीके से जो नेक्स्ट मेरे पास बन रहा है वो हमारे पास है थर्ड वन, जिसको हम कहते हैं PVC। ये क्या होता है, विनाइल क्लोराइड। यहाँ पर इसमें भी ऐसी ही शक्ल होगी इसकी, बस एक ही जगह पे Cl लगा होगा। इस क्लोरोइथीन भी कहते हैं, तो इसका भी हमें बनाना है। इसको विनाइल क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। तो वो विनाइल क्लोराइड से इसका नाम बन जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक हो गया। एंड द लास्ट वन इज जो हमारे पास है उसका नाम है, ये नाम बाद में लिखते हैं, पहले इसकी शक्ल दिखाते हैं कि आपके पास ये तो हो गया इथीन, राइट, हमने भी लिख दिया कि इथीन। इसमें आपके पास 4 के 4 जो है फ्लोरीन लगे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं टेट्रा फ्लोरो। इसका नाम बन जाएगा पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन। तो ये आपके पास आ गया। अब इनमें सबकी शक्लें गौर से देख लें क्या फर्क क्या आ रहा है। तो इसमें सारे एच थे, अगले वाले में प्रोटीन में क्या आ जाएगा, एक आपके पास CH3 आ जाएगा। इन दोनों में देख लें फर्क और कुछ नहीं, जो ऐसा है वैसे ही है, बस इसमें ये फर्क आ गया, ये आपको याद होना चाहिए। अगले वाले में देखिए अगर आप गौर से, तो इसमें क्या हुआ कि एक Cl आ गया, बस बाकी वैसे का वैसे ही है। जबकि इसमें आपके पास 4 होंगे, ये 4 पॉलीमर आपको आने चाहिए और पॉलीमर बनाना कोई मसला ही नहीं है। आपने
दो कार्बन लिख के लाइन लगाई और जो है चीज ऊपर थी ऊपर लगाई और जो चीज नीचे है वो नीचे लगा दी। सिमिलरली इसका बनाना है टेंशन ही नहीं है, मैं एक एक यूनिट बना के दिखा रहा हूँ आपको, वो जितने यूनिट बनेगा हम उसको बना देंगे और इस तरीके से बन गया मेरे पास प्रोटीन, पॉलीप्रोटीन सॉरी। सिमिलरली अगर इसकी पीवीसी की बात कर रहा है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो आपके पास जो चीज ऊपर थी ऊपर लगा देंगे, जो चीज नीचे थी वो नीचे लगा देंगे और साथ एन लिख देंगे। एंड सिमिलरली इसका अगर बनाना हो तो हमें यही काम करना होगा। तो मेरे पास ये चीज यहाँ पर फ्लोरीन एंड फ्लोरीन एंड फ्लोरीन एंड फ्लोरीन एन लगा देंगे तो बन गया पॉलीमर। तो आपके पास ये चार है और इन चारों का फर्क आपको बार बार दिखा रहे हैं। इसमें सारे के सारे एच थे, इसमें हमारे पास CH3 आ गया प्रोटीन में, इसमें हमारे पास Cl आ गया था और अगले वाले में हमारे पास सारे के सारे क्या लगे हमें फ्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 एग्जाम्पल। अच्छा अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के हम क्या करें, हम इनमें कुछ चीजें नोट कर लें। एक चीज आपको जब एडिशन पॉलीमर्स के लिए कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर आपको टेढ़ा मेढ़ा मॉलिक्यूल बना के देते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक सिंपल से मॉलिक्यूल बना के दे रहा हूं मैं, ये बना के दे दिया उसने और आपसे कहा कि भाई आप जो है देखे इस मॉलिक्यूल को पहचाने कौन है, तो मैंने कहा कि भाई ये 3 कार्बन का है, 3 कार्बन है तो उसको मैं बोल दूंगा 2 3। बोला कि इसका जो है मुझे 2 यूनिट बना के दिखा दो पॉलीमर, इसका जो है मुझे पॉलीमर बना के दिखाओ पॉलीप्रोटीन और इसकी 2 यूनिट शो करो। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने 2 यूनिट के लिए 4 कार्बन तो लगा दूंगा स्पून से और जो चीज ऊपर होगी ऊपर लगा देंगे, जो चीज नीचे होगी नीचे लगा देंगे। मसला क्या है, मसला ये है कि मॉलिक्यूल से सीधा नहीं बना सकते। आप देखिए मैंने जितने मॉलिक्यूल आपको बना के दिए तो आपको नजर आ रहा है क्या किया हुआ। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, 2 चीजें उसके ऊपर है 2 चीजें नीचे, ऐसा बनाने से मेरे लिए बनाना बहुत आसान था और उसने ऐसा नहीं किया। उसने अगर नहीं दिया तो मैंने खुद बना लेना इसको। पहले इसको मुझे कुछ करना होगा, सही करना होगा, कैसे करेंगे सही, ये वो डबल बॉन्ड वाला पार्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने उठाया इसको और लिख दिया यहाँ पर कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड। जो मैंने वहां पर मार्क किया आप इसको देख ले, मैंने इसको यहाँ पे मार्क किया। डन हो गया जी। अब क्या करें, आप इस वाले कार्बन पे देखें क्या क्या लगा हुआ है। इस वाले कार्बन पे आपके पास H लगा और H लगा हुआ। अब जो है ना आप क्या करें, एक H इसके ऊपर लगाए और वो जो साइड में लगाए ना उसको भी नीचे करें। इस तरीके से आप दूसरे वाले कार्बन को गौर से देखें कि उस पर क्या लगा हुआ है। इस वाले कार्बन पे जो डबल बॉन्ड वाला था, एक तो लगा हुआ H और एक ये पूरी चीज लगी हुई है। इस पूरी चीज को अगर गौर से देखें तो क्या ये CH3 नहीं है और ये H नहीं है। इस तरीके से आपके पास एक लगा हुआ H और एक लगा हुआ CH3। आप ऊपर लगा दे नीचे लगा दे उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बात का ख्याल करना है कि इस कार्बन के साथ एक आपके पास H होना चाहिए, एक CH3 होना चाहिए। तो मैंने एक H लगा दिया, CH3 लगा दिया। अगर मैं इसको ऊपर लगा दूं इसको नीचे लगा दूं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस कार्बन के साथ एक H होगा, एक CH3, जबकि इस वाले कार्बन के साथ एक H होगा। इस तरीके से मुझे कोई मसला नहीं है और मैंने बड़े आराम से इसको बना दिया। और यहाँ पर H लिख दिया, H लिख दिया, फिर H लिख दिया और फिर H लिख दिया और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास CH3 एंड फिर H फिर CH3 एंड H। और अगर आपको इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे दे, अब आपके पास कोई मसला होना नहीं चाहिए। लेट्स से आपको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड देता हूँ मैं आपको। मैंने इस तरीके से कार्बन चेन चलानी शुरू की और यहाँ से मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ से मैं इसको ऊपर लेके चला। अब इसमें गौर से देखें तो हम इसकी हाइड्रोजन की वैल्यू पूरी करने जा रहे हैं। हमने हाइड्रोजन लगा दिया, इधर एक और इधर एक। अब इसमें इसको अगर सीधा करें, इसका हमें मोनोमर और पॉलीमर बना के दिखाना है, तो क्या करना है आपको, आपको ये करना है कि कार्बन जो कार्बन डबल बॉन्ड था इसको मार्क कर लिया आपने, आप इसको इधर भी बना दें, ऐसा करके बनाया। ठीक हो गया जी। अब आप क्या करें, इसमें कार्बन नंबर 1 को लेट्स से मैं इसको सभी कर देता हूँ, इसको मार्क कर दें। इस कार्बन के साथ मैंने इसको ये मार्क कर दिया, ये वाला हो गया मेरे पास, इनमें से कोई भी एक। ठीक है, अब देखिए इससे क्या क्या लगा हुआ है। इसके साथ आपके पास एक तो ये चीज लगी हुई है और एक चीज ये लगी हुई है। इसको अगर मैं मार्क करने जा रहा हूँ, आप भी होश में रहिएगा और गौर से देखिएगा कि ये क्या है और ये क्या चीज है। तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि C2 है और H5 है इसमें, और इसको लिखने की कोशिश करूँ तो ये C3 है और H कितना है 7 है। इसलिए अब जो है अगर मुझे ये बात समझ आ गई तो मैं इस कार्बन के साथ एक लगा दूंगा C2H5 और एक लगा दूंगा C3H7। ऊपर नीचे कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही 2 चीजें होनी चाहिए। ये मेरे पास आ गया है।
दूसरे कार्बन की अगर बात करते हैं तो दूसरे कार्बन के साथ भी सेम सीन रिपीट करना है। अब उसके लिए जो है हम कलर जो है डिफरेंट यूज कर लेते हैं। लेट्स से हम इसको ब्लैक कलर, ब्लैक कलर से मैंने इसको पहले मार्क कर दिया। आप देख लीजिए इसका क्या क्या लगा हुआ है। इसके साथ एक तो लगा हुआ है ये, और एक लगा हुआ है ये क्या चीज है, गौर से देखें। और ये क्या चीज होगी फिर, तो ये आपके पास H था, जबकि ऊपर वाला जो है आपके पास CH3, एक CH3 है और एक H है। तो आपने इसका इस वाले कार्बन के साथ जिसको मैंने अभी ब्लैक शेड किया ये वाला, इसके साथ आपको क्या क्या लगाना है, एक लगाना है H और एक लगाना है CH3। और अब आप जो है इसका जब मोनोमर सेट बन गया तो फिर पॉलीमर बनाना मसला ही नहीं है। और आपने एक यूनिट बोले, दो यूनिट बोले, आप बिल्कुल आराम से सुकून से बना सकते। तो ये हो गया आपका पहला काम खत्म। इसके बाद जो है इसकी कुछ थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं हम। तो ड्यूरिंग एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या क्या चीज होती है ये जरा देख लेते हैं, फिर यूजेस की बात करते हैं हम। तो आ जाते हैं ड्यूरिंग एडिशन पॉलीमराइजेशन। जब ये एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस चलता है उसमें कहता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो जाएगा। हाँ चेंज हो जाएगा ना। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, C2H4। कैसे, आपके पास ये ऐसा था, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये था। जब ये जुड़ जाएंगे बहुत सारे तो फिर आपके पास ऐसे लिखा होता है ना इसको, मतलब ऐसे लिखा होता है ना कि C2H4 और इसके साथ ब्रैकेट में लिखा होता है यहाँ पर 200 का जो नंबर या 100 का जो नंबर था, तो आपके पास ये कितना बन जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो जाएगा। जब छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो गया, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो पॉलीमर की डेंसिटी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल बड़ा है, और मोनोमर की जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ कम है। एम्पिरिकल फार्मूला डज नॉट चेंज। अगर मैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालूं तो ये बन जाएगा CH2, जबकि इसका भी बनेगा CH2 ही, सिंपलेस्ट फार्मूला, वो चेंज नहीं होता। देयर इज नो चेंज इन मास। ये जो बात है जरा गौर से सुनिए। देखिए इसका मतलब एडिशन में आपको वैसे ही बताया था, वैसे भी एग्जांपल दे दूंगा। इसका मास कितना है, 28 बनता है, ठीक है, 24 + 4। इस आपने 100 पार्टिकल्स लिए तो टोटल मास कितना हो गया, एक पार्टिकल का मास 28 था, 100 का मास हो जाएगा 2800। जब उस तरफ चलते हैं आप तो वहां पर आपके पास यही किया ना आपने कि 28 जो था आपके पास, उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मास आपके पास 28 ही बन जाएगा। दूसरी बात एक और सुनिएगा, इसके लिए अगर आपके पास चेन की जो कड़ियां थी, इसका टोटल का मास जो था 10 ग्राम था, तो आपके पास जो चेन बनेगी एडिशन में, तो उसका मास भी तो 10 ग्राम ही होगा, तो वेस्ट तो कुछ हो नहीं रहा, प्रोडक्ट एक ही बन रही है, तो मास चेंज नहीं होगा। अगली बात क्या है कि ईन जो है वो एन बन जाता है। तो अगर आपके पास ऐसा हो रहा है, वो समझदार है कि इसको एडिशन रिएक्शन करने के रिएक्शन अलग होते हैं और एल्केन के रिएक्शन अलग होते हैं, तो ऐसा करने से इनकी केमिकल रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाएंगे। एडवांटेजेस की बात करते हैं तो ये जो है हमारे पास चीप होते हैं एडवांटेजेस में, एडिशन पॉलीमर्स जो ड्यूरेबल होते हैं एंड इजी टू मेक, आराम से बन जाते हैं। जबकि डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं तो ये कॉस्ट डिप्रीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। लेकिन जो प्लास्टिक आपने बना लिया ना, असल में उसका मसला ये कि दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया। इसको हम अगर इलाबोरेट कर दें तो कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया। देखिए दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, आपके पास एप्पल है, खराब हो गया, कल सर्दी खत्म हो जाएगा, उसको छत पे रखते हैं, बाहर फेंकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। इस तरीके से कोई अगर जो है एनिमल जो है वो मर गया है, उसको आपने फेंक दिया, वो आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन और उसके डिकम्पोज होने से होगा क्या, उसके जो कार्बन हाइड्रोजन जो थे वो सारे के सारे एनवायरमेंट में दोबारा आ जाएंगे। लेकिन प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता। प्लास्टिक जो बना लेते हैं ना, जो प्लास्टिक हमारे पास बनते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते। उनको आप जमीन में दफना के रखें 100 ईयर्स भी कुछ नहीं होता उनको, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जिसकी वजह से होगा क्या कि आपका वो वापस नहीं आएगा, कार्बन जो उसके अंदर है, जो उसके अंदर हाइड्रोजन है, वो वापस नहीं आएगा साइकिल के अंदर, जिसकी वजह से डिप्लीट होता जा रहा है आपका फॉसिल फ्यूल। नंबर 1 नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो कार्बन सर्कुलेट कर रहा है एनवायरमेंट में 10,000 केजी जो है, उसमें से अगर आपने 2,000 केजी बना दिए, प्लास्टिक बना दिए, और प्लास्टिक वापस साइकिल में नहीं आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता फॉसिल फ्यूल की क्वांटिटी कम होती जाएगी। फिर उनको जलाया जाए तो टॉक्सिक फ्यूम बनते हैं। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की थैलियां जो है इनको जला दे कोई, या प्लास्टिक को जला दे, या पाइप जला दे, या टायर जला दे, तो उससे टॉक्सिक गंदे किस्म के फ्यूम्स आ रहे होते हैं। इस तरीके से लैंड पोल्यूशन, मतलब आपने इसको अगर डंप किया जमीन के अंदर, गलते तो है नहीं, तो आपकी जो है जमीन भी खराब होती जा रही है, और जो है आपके पास लैंड भी जो है वो खराब होती जा रही है, जो है
वो ना तो उसमें आप लोग जो है क्रॉप्स ग्रो करवा सकते हैं, कल्टीवेशन भी नहीं हो सकती है उसमें, और जो है सॉइल भी खराब हो जाएगी और डिकम्पोज भी नहीं करना, तो लैंडफिल साइट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसके बाद जो यूज की बात करते हैं तो पॉलीथीन जो है आपको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, इसका यूज जो है क्या होता है, इसका यूज होता है आपके पास कि प्लास्टिक शीट्स बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, प्लास्टिक बैग्स बनाते हैं। पॉलीप्रोपीन आप समझ लें कि प्लास्टिक सारे आप इससे बनाते हैं, ठीक है। जितने प्लास्टिक का आपके पास जो लैपटॉप की बॉडी, आप ये समझ लें इस वक्त, क्योंकि हमारे पास जो लिमिटेड केमिस्ट्री जो है उसकी बेस पर हमने बात करनी है, तो पॉलीप्रोपीन सारे प्लास्टिक के लिए यूज करते हैं। पीवीसी सबको पता है, पाइप्स के लिए यूज करते हैं एंड फूड पैकेजिंग के लिए यूज करते हैं। पीटीएफई जो है असल में इसमें क्या होता है, इस वाले पॉलीमर में आपके पास सी एफ जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो इसलिए ये टूटता नहीं है। नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनको आग लग जाती है और ये उनका टेस्ट है बड़ा आसान सा। लेकिन ये जो आपके पास पीटीएफई बनता है, ये असल में टेफ्लॉन भी कहते हैं इसको हम टेफ्लॉन भी कहते हैं स्लिपरी मटेरियल, और ये फायर रेजिस्टेंट पॉलीमर होता है। फायर रेजिस्टेंट पॉलीमर, उसकी वजह क्या है, सीएफ बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम इसको नॉन स्टिक पैन पे यूज करते हैं। इसको हम सीड्स ऑफ प्लेन वगैरह में यूज करते हैं ताकि आग ना लगे, ठीक है। पीवीसी का आपको पता था, वो ये आपके पास। तो इंशाल्लाह फिर हम जो है कंडेंसेशन पॉलीमर्स में